Students, I am Anita, your science teacher. I hope you all are good and doing your studies very well. So today I am going to start worksheet number 67. 10th क्लास की वर्कशीट है साइंस की. यह है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोड्यूस. तो यह लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा जो चल रहा है. अब है जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है. तो हमें पता है कि दो जनकों का इसमें जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो या एनिमल्स का हो, उसमें भी क्या है, दो हमें चाहिए होते हैं. जैसे हमारे मदर और फादर दो होते हैं और दोनों पेरेंट्स से क्या होता है कि जो युग्मक आते हैं, जैसे एक तरफ से एग आता है फीमेल से और मेल साइड से स्पर्म आता है, जो शुक्राणु है वो दोनों मिलकर फिर क्या बनाते हैं, आगे जो संतान जाती है उसका वो बनाते हैं. जैसे पहले युग्मनज बनेगा और वो सेल हैं जो विभाजित होते होते वो फिर क्या बनाती हैं, जो एक पूरा बेबी बन जाता है. तो यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित हो जाती है. तो क्या होता है, जैसे ये मेल है, ये मदर है और ये क्या है, फादर है. तो यहाँ से जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो कैसे आ रहे हैं, हाफ हाफ आ रहे हैं. हम जानते हैं कि कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, टोटल 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो 23 यहाँ से आएंगे और 23 यहाँ से आएंगे, आधे पेरेंट्स से और आधे मदर से. तो जो गैमेट होते हैं, जो एग है उसमें भी 23 हैं क्रोमोसोम्स और जो स्पर्म है उसमें भी 23 होते हैं. फिर वो दोनों कंबाइन होके जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसमें टोटल कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं. राइट. अब है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है. तो यह पहला है, इसमें लैंगिक जनन दो युग्मों के संलयन से होता है. तो ये क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो युग्मक मतलब जो गैमेट हमने बताए, एग और स्पर्म दोनों मिलके क्या करते हैं, फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, संलयन होता है और उसके बाद वो जाइगोट बनाते हैं. इसके परिणाम स्वरूप संतति के गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है. तो उससे क्या होता है, उसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्योंकि दो अलग अलग प्राणियों से, दो अलग अलग युग्मक आ रहे हैं ना, दोनों अलग अलग प्राणियों से, तो उसकी वजह से क्या है, विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है. क्योंकि जो अलैंगिक जनन था उसमें केवल एक पेरेंट की ज़रूरत थी, एक ही पेरेंट से आ रहे थे जो भी गुण थे, तो उसमें विभिन्नता के कोई भी चांसेस नहीं थे. तो इसमें क्या है कि दो अलग अलग संतति से आ रहे हैं, तो दो अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं, तो जो संतति है उसमें विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है, कैरेक्टर्स उसके अलग अलग हो जाते हैं. फिर इसमें नए गुणों का संयोजन होने के कारण यह नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अब इसमें क्या है, कुछ चेंजेस भी आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, तो उसमें क्या है, नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अलैंगिक जनन, तो उसमें क्या होगा कि नए चेंजेस कुछ आ ही नहीं पाएंगे और नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी उससे. तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है. इसलिए लैंगिक जनन की उससे क्या हो रहा है, एक तो विभिन्नता को बढ़ावा मिल रहा है और दूसरा क्या है कि नई स्पीशीज़ की भी उत्पत्ति होती है. इससे विभिन्नता आती है जो विकास के लिए आवश्यक है. तो इसकी क्या आ रही है, विभिन्नता आ रही है और विकास के लिए आवश्यक है. तो हम पिछली वर्कशीट में भी ये कर चुके हैं कि हम भी कैसे थे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज माने जाते हैं, वो कौन थे, जैसे चिंपैंजी, बंदर थे, तो हम भी उनसे इवॉल्व होते होते इंसान बने हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स बने हैं. तो वो क्या है, ये इवोल्यूशन में बहुत ज़रूरी होता है. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा. तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है तीनों. अब है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन. जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं. अब जैसे कोई फ्लावर हैं, हम देखते हैं कि जो प्लांट्स पे फ्लावर लगे हुए हैं, अगर उनमें या तो वो फीमेल है या फिर वो मेल है, एक ही तरह के जननांग हैं अगर उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा. ठीक है, जैसे पपीता और तरबूज के जो पेड़ होते हैं उनमें होता है. तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो वो मेल होंगे या फिर वो फीमेल होंगे, वो होते हैं यूनिसेक्सुअल. अब है, जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं. अब दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसे जो फ्लावर्स हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं उभयलिंगी. ठीक है, या फिर बाईसेक्सुअल, क्योंकि उसमें दोनों ही कैरेक्टर आ रहे हैं. जैसे कि गुड़हल है, सरसों है. अब है, आवृत बीजी के जननांग पुष्प में उपस्थित होते हैं. तो इनके जननांग कहाँ उपस्थित होते हैं, पुष्प में उपस्थित होते हैं. पुंकेसर नर जननांग जो परागकण बनाते हैं, पुंकेसर को क्या कहते हैं, नर जननांग बोलते हैं
फूलों का जो नर जननांग है उसको पुंकेसर बोलते हैं, जो परागकण बनाते हैं। तो पुंकेसर क्या है, स्टमन होते हैं जो इंग्लिश में, और परागकण होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। हम बोलते हैं ना पॉलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, इंसेक्ट के द्वारा भी जा सकते हैं, पानी से, हवा से, तो वो क्या होते हैं, परागकण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्त्री केसर पुष्प के केंद्रों में उपस्थित होता है। तो जो स्त्री केसर है ये क्या है, जो कार्पल होते हैं या पिस्टल होते हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं, पुष्प के केंद्र में होते हैं, जो हम इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आगे ये डायग्राम अभी क्लियर से दिखाऊंगी। तो अब है आगे कि तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। तो ये वाला कौन सा है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ये उसका पार्ट जो मिडिल वाला है सेंटर में। यह 3 भागों से बना होता है। तो ये 3 भागों से बना होता है। आधार पर फूला भाग अंडाशय है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फूला वाला भाग। 1 मिनट, ये क्या है, 3 भाग हैं इसके। तो जो ये नीचे फूला हुआ वाला भाग है ये क्या है, अंडाशय है, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो इसकी ये बीच में लंबा वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये मध्य में लंबा भाग वर्तिका, वर्तिका कहलाता है। तो ये क्या है, अंडाशय है, ओवरी है, ये वर्तिका या स्टाइल है। और ऊपर की साइड क्या है, शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, जो चिपचिपा होता है। तो ये क्या है, स्टिग्मा है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट है इसका। तो हम इसको क्लियरली इस वाले डायग्राम में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है ये, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, जो बीच वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला पार्ट कौन सा है, अंडाशय है, ठीक है। फिर ये ट्यूब जा रही है, ये क्या है, वर्तिका या फिर स्टाइल। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्त्री केसर, कार्पल या पिस्टल, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ये बना रहे हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। अब है, अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। तो क्या है, ये अंडाशय है, जो हमने कौन सा बताया, अंडाशय जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो इसको अंडाशय बोल रहे हैं। ओवरी, तो ओवरी में बीजांड होते हैं, कौन होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं इसमें। और ओव्यूल्स में क्या होते हैं, जो एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, जो एग होता है। हर ओव्यूल में एक एग होता है जो मादा युग्मक है। तो क्या है कि इनमें अंडाशय है जो ओवरी है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बीजांड होते हैं इसमें। और हर बीजांड में क्या होगा, एग होता है जो मादा युग्मक होता है जो। क्लियर यहाँ तक। अब है, परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलेत हो जाता है। अब जो नर युग्मक है यहाँ पे, जैसे ये क्या आ रहा है, पॉलन ग्रेन्स हैं, जैसे वो कैसे आते हैं, दूसरे फ्लावर से, या जैसे ये एक फ्लावर है लगा हुआ है और ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे। तो अगर यूनिसेक्सुअल एक ही प्लांट पे हैं, जैसे अगर 2 फ्लावर हैं तो वो वहीं पे उनका ऐसे पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ गिर जाएगा। और एक ही अगर फ्लावर में है तो ऐसे उसी फ्लावर का यहीं पे पॉलन ग्रेन गिर जाएगा। या फिर हवा से, पानी से, या इंसेक्ट की वजह से, जैसे मधुमक्खियाँ बैठती हैं और कोई बटरफ्लाई बैठती हैं, तो वो क्या करती हैं, दूसरी जगह उसके पॉलन ग्रेन है जो परागकण है उनको ले जाती हैं। तो अब युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, जो नर युग्मक है ये वाला यहाँ से आया, पॉलन, जो पॉलन ग्रेन वाला है ये परागकण यहाँ से आया, और ये नर युग्मक कहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है पूरा, ट्यूब के थ्रू पूरा। तो जनन कोशिका के इस युग्मन या निषेचन से युग्मनज बनता है। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया इस ट्यूब से, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा, इधर जो एग है उसके पास जाएगा, और वहाँ पे फिर निषेचन होगा जो फर्टिलाइजेशन है, और उसके बाद यहाँ जाइगोट बनेगा, युग्मनज, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। तो वो जाइगोट क्या है, वो एक एम्ब्रियो है, उसमें एम्ब्रियो बनेगा यहाँ पे, उससे जैसे सेल डिवाइड होती है एम्ब्रियो बनेगा, और फिर उसमें क्या कैपेसिटी है कि वो एक नए पौधे को बना सकता है। जैसे एम्ब्रियो से ही बनता है ना, जो ह्यूमन का भी बेबी है, तो वो भी किससे बनता है, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो अब देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र एक तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो परागकणों का पुंकेसरों से वर्तिकाग्र तक, पुंकेसर कौन से हैं, जो ये वाले हैं, और जो वर्तिकाग्र कौन सा है, जो ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पॉलन ग्रेन्स निकल के यहाँ से और यहाँ पे जो पहुँच रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन, राइट। तो जैसे एक फ्लावर में बताया, एक ही फ्लावर में जैसे क्या है, यहाँ पे स्टमन भी इसी में है जो पुंकेसर हैं, और
जो स्त्री केसर है वो भी इसी में है, जो स्टिग्मा है ये ऐसे बीच में। तो क्या है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये क्या है पूरा, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आगे पॉइंट है इसका सेकंड, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक ही पुष्प यहाँ पे दिखाया हुआ है और उसी में पुंकेसर है, उसी में क्या है ये जो वर्तिकाग्र है वो भी है, तो यहीं से पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसी पे जाएगा। तो एक ही पौधे में हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही फूल में, उन्हें इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा, उसी के स्टमन से निकले और उसी के जो स्टिग्मा है उस पे जाके वो गिर गए, तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। अब चाहे वो दूसरा पुष्प उसी पौधे का है या फिर दूसरे पौधे का है, तो कितनी भी दूर है उस वाली कंडीशन में क्या बोलेंगे उसको, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। चाहे वो दो फ्लावर्स एक ही पौधे पर हैं या फिर अलग अलग भी हैं, तो उनको दोनों को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। तो ये कैसे होते हैं, एक पुष्प से दूसरी पुष्प पे कैसे जा रहे हैं परागकण, कैसे भी जा सकते हैं, जैसे कि वायु के थ्रू भी जा सकते हैं, तो हवा से भी जा सकते हैं, हवा के साथ उड़कर जा सकते हैं क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं बहुत ज़्यादा, और पानी में बह के भी जा सकते हैं, जैसे नदी के किनारे लगे होते हैं तो पानी में बह के चले जाते हैं। और प्राणियों जैसे वाहक द्वारा किसी प्राणी पे, जैसे पौधों में कोई प्राणी निकल के जा रहा है, उसकी बॉडी पे चिपक गए, या फिर बटरफ्लाई, मधुमक्खी, ये सब क्या है, पौधों पर बैठती हैं फूलों पर, तो वहाँ से परागकणों को लेती हैं और एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुँचा देती हैं। तो परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित माता युग्मक तक पहुंचना होता है। तो जब यहाँ पर है, जो परागकण क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, अब क्या करेंगे, आगे हम नीचे वाले उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे है ये, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से पॉलन यहाँ तक आया, पॉलन ग्रेन है जो परागकण, ठीक है। अब इसके अंदर से वो जाके इस ट्यूब के अंदर से यहाँ जाकर वो कहाँ पहुँचेगा, मादा युग्मक तक पहुँचेगा, एग तक पहुँचेगा, जिससे कि उसको फर्टिलाइज कर सके। तो वो इतना ट्रैवल करके यहाँ तक जाता है, ठीक है। फिर अब उसके आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है, तो ये है मादा युग्मक तक पहुंचता है, जो फीमेल गैमेट है वहां तक वो पहुंचता है। इसके बाद परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, ठीक है। कौन सी नलिका हो रही है, ये वाली, यहाँ तक पहुंच रही है ना, नीचे से ऊपर तक पूरी वर्तिका से, यहाँ से वर्तिका से, और पूरी ये कहाँ तक पहुंच रही है, ओव्यूल तक, बीजांड तक ये पहुंच रही है। तो इस वाली ट्यूब से होके पॉलन ग्रेन जाता है। तो अब है, इसके लिए नलिका पहुंचती है, इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, ठीक है। यही वाली जो हमने अभी बात की, जहां भ्रूण विकसित होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो एम्ब्रियो बना है फर्टिलाइजेशन के बाद, जो एम्ब्रियो है वो विकसित होता है यहाँ पे, ठीक है। जो भ्रूण है वो यहाँ पे विकसित होगा। अब आगे, तो बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब जो बीजांड है जिसके अंदर, ओव्यूल के अंदर ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर ये सब क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया है। अब जो भ्रूण है वो विकसित हो रहा है। तो ये क्या है, जो पूरा ओव्यूल है, जो बीजांड जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जो कि कई सारे हैं, ओवरी में, अंडाशय में कई सारे ओव्यूल हैं, बीजांड। तो अब बीजांड क्या करेगा, जब अंदर एम्ब्रियो बन गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, निषेचन, तो उसके बाद भ्रूण बनने के बाद अब बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये बीज बन जाता है, जैसे हम खाते हैं ना, पिस्ता है, बादाम है, और जो बीज हैं जितने भी हमने देखे हैं ना, जो सनफ्लावर सीड्स होते हैं, सूरजमुखी के, अलसी वगैरह, ये सब बीज होते हैं, उनके अंदर जो खाने के लिए निकलता है, तो अब वो बन जाता है। हम देखते हैं कि उसके ऊपर कितना कठोर आवरण होता है। तो ये क्या बन गया, वो ओव्यूल होता है। ओव्यूल ही किस में बदल गया है, वो बीज में बदल गया है। अब अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। तो अब क्या हुआ है, जो ये ओव्यूल से तो क्या बन गया, हमारा सीड बन गया, ठीक है। और बाकी जो ये है अंडाशय है, ओवरी है, उससे क्या बना है ये, तो यहाँ पे अब ये क्या बना है, जो इसका ओव्यूल है, जो यहाँ पे अंडाशय है, अंडाशय पूरा किस में बदल जाएगा, जो हम फल खाते हैं,
ठीक है, जैसे हम जो फल खा रहे हैं वो क्या है, अंडाशय में बदल के, जैसे हम अमरूद खा रहे हैं, अमरूद क्या है, ये जो ओवरी है अंडाशय पूरा किस में बन गया, फ्रूट में बदल गया। और उसके अंदर हमने पहले भी बताया था कि अंडाशय में बहुत सारे जो बीजांड हैं, ओव्यूल्स हैं, वो होंगे। ठीक है, तो हम अमरूद जब खाते हैं उसके बीच में बीज आते हैं, तो वो बीज हैं जो वो क्या हैं, वो ओव्यूल्स हैं, बीजांड हैं, और वो क्या बन गया है, पूरा फ्रूट बन गया है जो ओवरी है। और जो बाकी उसके जो ये बाह्य दल और पंखुड़ियाँ ये सब चीज़ें होती हैं, कौन सी होती हैं ये हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पे जैसे हम इस वाले में देख रहे हैं कि ये क्या है, ये पंखुड़ियाँ हैं इसकी, जो पेटल्स होती हैं, नीचे ये सेपल्स होती हैं जो बाह्य दल है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मुरझा के, और ये सारी मुरझा जाती हैं और गिर जाती हैं। तो बीच में क्या बनता है, जो ये ओवरी बचती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, पूरी फल बन जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। जो बीज है, ओव्यूल है, उसमें क्या है, भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। भावी मतलब जो एक छोटे छोटे पौधे हैं उससे वो निकल सकते हैं, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित होता है। नवोदित मतलब जो छोटा सा पौधा है, जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो पहले निकलता है ना ये 2 पत्तियों वाला छोटा सा, तो इसको हम बोलते हैं जो नवोदित है, नवोद्भिद छोटा सा पौधा है। तो उससे हम बीज उगाते हैं। अगर आप कोई भी जैसे बीज हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं या सूरजमुखी के, या कोई भी बीज हैं जो आपके घर पे हैं, उनको आप उगाओगे तो सबसे पहले ही उससे छोटा सा पौधा निकलता है। तो ये वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो नवोदित में विकसित होता है। इस प्रक्रम को क्या बोल रहे हैं, अंकुरण या जर्मिनेशन। तो इस वाले प्रोसेस को ये बोल रहे हैं अंकुरण। ठीक है, तो आप कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हम करेंगे, आप करेंगे यहाँ से कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और तथा मादा युग्मक के निषेचन से युग्मनज बनता है। ठीक है, तो जो नर युग्मक कौन सा है, जो मेल है, स्पर्म है, और जो फीमेल है, जो एग है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं, नर युग्मक कौन से हम यहाँ पे ले रहे हैं, जो स्टेमन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहे हैं, ये निषेचन से क्या बनना है, युग्मनज, जो जाइगोट बनता है। क्योंकि युग्मक 2 अलग अलग प्राणियों से आते हैं, इसलिए पैदा होने वाली संतान विभिन्नताएं प्रकट करती है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 2 अलग अलग प्राणियों से आ रहे हैं, 2 अलग अलग पेड़ों से आ रहे हैं। अगर हम पेड़ों की बात करें तो उसमें क्या है, विभिन्नता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, क्योंकि गुणसूत्र आते हो जाते हैं, तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे और उसमें, और वही क्या सपोर्ट करता है, जैव विकास को। ऐसा नहीं होता तो नई स्पीशीज भी नहीं बन पाएगी। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप अपना आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जो 3 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तीसरा, एक लिंगी एवं उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लिखिए। तो एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये है, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प कैसा हो जाता है, एक लिंगी कहलाता है, जैसे पपीता और तरबूज। इसके उदाहरण भी लिख देंगे। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परपरागण में विभेद कीजिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। स्वपरागण क्या है, यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो स्वपरागण कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही फूल के वर्तिकाग्र में जा रहा है उसका जो परागण है, परागकण है, तो वो क्या कहलाएगा, स्वपरागण। परंतु एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण क्या है, बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो अंकुरण क्या है, ये डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। अब लिखना है, बीज और फल कैसे बनते हैं। तो ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे। अब दूसरा वाला क्या है कि फल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे तो इसके सभी आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।